गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के राजस्थान के सकल घरेलू राज्य मूल्य वर्धन GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड स्थिर कीमत 2011-12 जो आधार वर्ष है, बुनियादी मूल्य पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। वेरी इंपॉर्टेंट का पीछे सवाल आर्थिक समीक्षा का या RS का। इसमें से कोई नहीं। 2 नंबर सेवा क्षेत्र, 3 उद्योग क्षेत्र, 4 कृषि क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र। राजस्थान हो चाहे भारत हो, जो देश की कुल GDP या राज्य की कुल GSDP है, इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। ये 2022-23 का आर्थिक समीक्षा के हिसाब से पूछा गया है। अभी जो वर्तमान में जो आर्थिक समीक्षा है वो 24-25 जारी की गई है। उसके अनुसार कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 26.21%। उसके बाद उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 29.84%। और जो सेवा क्षेत्र है वो सर्वाधिक 43.75%। 2024-25 आर्थिक समीक्षा के अनुसार। और ये जो है ये स्थिर मूल्य पर है, और स्थिर मूल्य का मतलब आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा वो सेवा क्षेत्र होगा। और ये जो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, जो कृषि 26.21, उद्योग 29.84 और सेवा क्षेत्र 43.75। अगला प्रश्न आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें ये डेटा, ये तो पुराना है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो सेकंड फेज है, परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। जो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से भी 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। एक तो ये आ चुका है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास जो कार्यक्रम है, द्वितीय चरण, इसमें कितने किलोमीटर लंबाई का जो राजमार्ग है वो प्रस्तावित है, तो वो है 801 किलोमीटर। एक तो ये प्रश्न आ चुका है। एक कितने राजमार्ग हैं, तो 11 राजमार्ग का उन्नयन है, तो इनका भी ध्यान रखें आप। और इसकी जो वित्त पोषित एजेंसी कौन सी है, नाबार्ड या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विश्व बैंक या एशियन विकास बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक। इसका जो वित्त पोषण किया जा रहा है वो विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। और जो विश्व बैंक है उसने वित्त पोषित किया है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखें डॉलर, 250 मिलियन डॉलर। और इसका जो उद्देश्य है वो है राजमार्गों और प्रमुख जो जिला सड़कें होती हैं उनके निर्माण, उनका उन्नयन, सुधार और रख रखाव से संबंधित कार्य किया जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोसेट ए के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आधा मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। ये जो कुसुम योजना है ये सौर ऊर्जा से संबंधित भी प्रश्न एक बार आ चुका है, सौर ऊर्जा, ये ध्यान रखें। तो ये जो राजस्थान में कौन सी नोडल एजेंसी को नियुक्त किया गया है कुसुम के लिए, तो 1 नंबर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 2 नंबर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, 3 नंबर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, 4 नंबर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसको इसका काम दिया गया है। ये कुसुम जो योजना है ये योजना भारत सरकार की है। और इसको जो प्रारंभ किया गया था कुसुम योजना को, वो मार्च 2019 में प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है। और इसमें जो है वो आधा मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राजस्थान में इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को बनाया गया है।
तो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ऊर्जा संरक्षण दिवस ए 14 दिसंबर, 2 5 जून, 3 22 अप्रैल, 4 21 मार्च। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो राजस्थान में है वो 14 दिसंबर को मनाया गया। जो इसका सही आंसर है वो 14 दिसंबर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफी बार आगे पूछा जा चुका है। तो 2008, 2005, 2003 या 2001। तो ये जो अधिनियमित है ये राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियम है, ये 2005 में अधिनियमित किया गया था, ये ध्यान रखें 2005। और जो ये अधिनियम है इसका जो उद्देश्य है वो है राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, ये ध्यान रखें राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, प्रगतिशील कमी, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा राजकोषीय स्थिरता भी है इसका उद्देश्य, ध्यान रखें राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय स्थिरता, ये इसका उद्देश्य है और इसको 2005 में जारी किया, अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये जो योजना है उसका संबंध गर्भवती महिला एवं धात्री महिला तथा उनके नन्हे शिशुओं 3 से है। गर्भवती महिला एक धात्री महिला और एक नन्हे शिशु, और शिशुओं में भी उम्र दे रखी है 0 से 6 माह तक। स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है, ये ध्यान रखें, जिसमें गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देख रेख एवं सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, 3 मिसल वात्सल्य योजना, 4 पालनहार योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये इसके तहत ये सारी सुविधाएं प्रदान करवाई जा रही हैं। ये जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ये जो प्रारंभ की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेट है वो है 1 जनवरी 2017। इस दिन इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में। इसमें यही जो उद्देश्य दे रखा है कि गर्भवती महिला एवं धात्री महिला और उनके शिशुओं की भी आयु दे रखी है 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान, ये ध्यान रखें, ये इन 3 उद्देश्य हैं कि अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देख रेख एवं सेवाओं का उपयोग को बढ़ावा देना है। और ध्यान रखें इसमें जो गर्भवती और धात्री महिलाओं का है वो 5,000 रुपए की राशि है 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। 3 किस्त, 2-2 हजार की 2 किस्त, 1-1 हजार की 3 किस्तों में 5,000 राशि प्रदान की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो 5,000 राशि है ये आगे भी पूछी जा चुकी है और ये डेट भी पूछी जा चुकी है, कब जारी की गई थी 1 जनवरी 2017। और कितनी राशि प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में? तो 5,000 रुपए की राशि, कितने किस्तों में? 3 किस्तों में, 2,000, 2,000 और 1,000। और जिसका उद्देश्य है ये प्रश्न में दे रखा है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? IM शक्ति यानी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, 1 नंबर महिला स्वयं सहायता समूह को सतत बनाना,
2 नंबर मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना। 3 नंबर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। 4 नंबर बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। तो इसका जो आईएम शक्ति है उड़ान योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 2 नंबर होगा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखें, ये जो इंदिरा महिला शक्ति योजना है उड़ान योजना, इसकी डेट जरूर ध्यान रखें आप। इसकी डेट ये जो शुरू की गई थी 19 नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 19 नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई। और इसमें आयु अवधि भी पूछी जा चुकी है। 11 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो महिला एवं बालिकाएं होती हैं उनको महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन दी जाती है। सैनिटरी नैपकिन। और इसका जो देने का उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि जो मासिक धर्म में जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को बचाव के कारण योजना प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखें, 19 नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसको आयम शक्ति योजना भी कहते हैं। महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है। जो आयु है ये पूछा जा चुका है एक बार कि कहां से कहां तक है, तो 11 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता है। 11 से 45 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? एक नंबर मार्फिन, 2 आर्सफेनेमिन, 3 नंबर एस्पिरिन, 4 नंबर पैरासीटामोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मार्फिन। मार्फिन है ये पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः। 1 नंबर समतल और अवतल है बेलनी लेंस द्वारा, 2 नंबर उत्तल अवतल लेंस द्वारा, 3 नंबर अवतल और उत्तल लेंस द्वारा, 4 नंबर अवतल और बेलनी लेंस द्वारा। तो ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष है इसको मायोपिया कहा जाता है, ध्यान रखें मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष है जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल ये निकट दृष्टि दोष, और ये दूर दृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, ये ध्यान रखें। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अवतल और उत्तल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक एवं आर्थिक सुधार एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? 1 नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, 2 नंबर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, 3 नंबर डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 4 नंबर सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन अर्बन मिशन, SPMRM। ये योजना, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान रखें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो योजना है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप टिकाऊ क्षेत्र बनाने का उद्देश्य है। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है ये 2016 में प्रारंभ की गई थी। डेट जरूर ध्यान रखें आप, 2016। अगला प्रश्न, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई बताना है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो A, B, C, D, E और F तक दे रखा है।
तो कंप्यूटर की जो ये मेमोरी की जो क्षमता है उसकी इकाई दे रखी है। तो इसमें जो प्रश्न के हिसाब से जो दे रखा है उसमें सबसे छोटी होती वो होती बीट, एफ नंबर। तो एफ 2 नंबर में भी है और 3 नंबर में भी है। बीट के बाद होती है बाइट यानी बी। तो बी 2 में भी है, 3 में भी है। बाइट के बाद होती है किलो बाइट यानी ए 3 में भी है, 2 में भी है। बाइट के बाद सॉरी किलो बाइट के बाद होती है मेगा बाइट यानी एमबी सॉरी। सी सी 2 में है न कि 3 में है। उसके बाद मेगा बाइट के बाद होती है सॉरी गीगा बाइट, और गीगा बाइट के बाद होती है टेरा बाइट यानी आंसर नंबर होगा 2। ये ध्यान रखें। सबसे पहले बीट सबसे छोटी, उसके बाद बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट यानी केबी, केबी से बड़ी होती है एमबी, एमबी से बड़ी होती है जीबी, और जीबी से बड़ी होती है टीबी। ये सीक्वेंस आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न 23 अगस्त 2023 को LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से ASTRA अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है 1 नंबर दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, 2 नंबर दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइल, 3 नंबर दृश्य सीमा के भीतर विथ इन विजुअल रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइल, और 4 नंबर दृश्य सीमा के भीतर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये जो तेजस जो मिसाइल है ये है दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइल। 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, दोबारा भी आ सकता है, संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 से उपग्रह टेलियोस 2 तथा लियोमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है SSLV D2, LVMB 3M4, PSLV C55 और GSLV F12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा PSLV C55, इससे लॉन्च किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न किसी पदार्थ की एक बीमा को नैरो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 बीमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती हैं क्वांटम स्टेप, क्वांटम बेल, क्वांटम डॉट या क्वांटम वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वांटम बेल कहलाती, ध्यान रखें क्वांटम बेल। ये जो क्वांटम बेल है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें क्वांटम बेल की जो ये थ्योरी है ये 1963 में दी गई थी, ध्यान रखें 1963 में, और ये दी गई थी हर्बर्ट कोमर और जोरेस अल्फ्रेड द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वांटम बेल थ्योरी होती है ये अर्धचालकों में क्वांटम बेल का निर्माण गैलियम आर्सेनाइड जैसी सामग्री से होती है, ध्यान रखें जो एल्यूमिनियम आर्सेनाइड जैसी व्यापक बैंड गैप वाली सामग्री की 2 परतों के बीच सैंडविच का काम करती है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है?
पहला ही नहीं है MP3, ये वीडियो नहीं ऑडियो है, तो इसका आंसर 1 नंबर ही होगा। MP4 होता है, MOV होता है, AVI होता है, MP3 नहीं, ये ऑडियो है। अगला प्रश्न, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। पहला, हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, ये सही है। प्रोटीन है पादपों से प्राप्त किया जा सकता है और जंतुओं से भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी लोग जंतुओं को मारकर भी खा के प्रोटीन प्राप्त करते हैं और पादपों को भी खा के प्रोटीन प्राप्त करते हैं। नंबर 2, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है, ये भी सही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखें। प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल से बनता है, ध्यान रखें। 3 नंबर, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन होता है, ये गलत है, जी नहीं। हमारे जो शरीर के वजन का जो लगभग जो हिस्सा है वो 30% नहीं, 16% प्रोटीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जो हमारा शरीर है उसके कुल वजन का 16% हिस्सा प्रोटीन होता है, तो यही आंसर गलत है, इसका आंसर यही होगा, ये स्टेटमेंट गलत, आंसर यही होगा। अगला भी देख लेते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड ब्लीडिंग ब्लॉक कहलाता है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, 30% की जगह 16%। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एलग्लूटिनोजन है, ए बी दोनों, केवल बी, न ए न बी, न सॉरी केवल ए, तो इसका आंसर होगा जो ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ है इसके लाल कोशिकाएं होती हैं वो निहित नहीं होती, ध्यान रखें, यानी इसमें ओ वाले में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आंसर होगा न तो ए और न बी, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं सॉरी इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ये एलग्लूटिनोजन ये नहीं पाया जाता इसमें, इसलिए न ए न बी होगा। अगला प्रश्न, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुय रोग नहीं है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा जीवाणुय रोग नहीं है? ए डिप्थीरिया ये है, 2 फ्लैग है, 3 निमोनिया है, डेंगू है, ये जीवाणुय रोग नहीं है, ध्यान रखें, ये वायरस जनित रोग है, डेंगू ये वायरस से फैलता है, वायरस। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, 1 नंबर विवेक्स, 2 नंबर फालसीफेरस, 3 ओवेल, 4 मेटेरियल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फालसीफेरम। अगला प्रश्न, NTU मापने की कही है, पानी का दाब, जल का तापमान, जल की अम्लता, जल की आविलकता यानी ट्रबिलिटी या अनुरित प्रश्न, तो इसका जो आंसर होगा 71 का वो 4 होगा, क्योंकि ये NTU है, ये जल की आविलता को मापती है, यानी ट्रबिलिटी को मापा करती है। अगला 72, निम्न में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदूषित जगह में कौन नहीं उगता? स्क्यूडोमोनास, 2 नंबर शैवाल, 3 नंबर लाइकेन, 4 नंबर जिम्नोस्पर्म, तो जो लाइकेन है ये प्रदूषित जगह पर नहीं उगेगा, ये स्वच्छ जगह पर उगेगा, बाकी जो ये स्क्यूडोमोनास है, शैवाल है और जिम्नोस्पर्म है ये सब जगह उगता है, प्रदूषित जगह पर उगता है मगर ये नहीं उगता लाइकेन। अगला, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तरुईपुर में, फरीदाबाद, जोधपुर, नई दिल्ली, तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आगे भी पूछा जा चुका है, ये तरुईपुर में है जो केरल की राजधानी है।